गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन क्लासेस। मैं शेखर सेन आज आपको फिजिक्स का थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा जो कि 12th क्लास की फिजिक्स होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका पार्ट 3। तो आप लोगों ने हमारे 2 पार्ट देखे हैं, तो उम्मीद यही है आपसे कि आप सभी को हमारी क्लासेस जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो अच्छे से पढ़िए जो है, और आज आपको फिजिक्स का पार्ट 3 जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी तीसरी क्लास जो है आज की रहेगी, और इसमें सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो होगी वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। आप लोगों को बताया गया है कि चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल से होने वाली जो भी अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और चार्ज पार्टिकल के थ्रू ही जो है किसी एक आदर्श बल का अनुभव किया जाता है, और एक आदर्श से कुछ रेखाएं निकलती हैं, बल रेखाएं, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। और जो है उन आदर्श बल रेखाओं के कारण बने हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये सब आपको बताया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी ये भी पिछली क्लास में हमने अच्छे से बता दी है आपको। तो आज ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो समान परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम होंगे। इसमें ये होता है ना कि कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल लिए जाएंगे और जिन दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन उनके नेचर जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन इनका नेचर जो है वो अपोजिट रहेगा। तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को परस्पर कुछ दूरी पर, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को कुछ दूरी पर रखने से उनसे जो एक निकाय बनेगा उस निकाय को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से, तो मान लिया जो है कि एक चार्ज पार्टिकल ये है पॉइंट ए पर, और इससे कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा बिंदु बी पर। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम और यहाँ पर माइनस क्यू कूलाम है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट हमारा हो जाएगा O। ठीक है, और सेंटर पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक के बीच की दूरी जो होगी वो हमारी होगी जो है स्मॉल l। ये डिस्टेंस हमारी क्या है? स्मॉल l है। और यहीं से यानी सेंटर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी जो है वो भी क्या होगी? स्मॉल l होगी। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो पहला l और दूसरा l यानी पॉइंट A से B तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2l हो जाएगी। पॉइंट A से पॉइंट B तक की टोटल डिस्टेंस 2l हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो प्लस क्यों है और दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है? माइनस क्यों है। तो यानी इन दोनों की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी प्लस क्यों और माइनस क्यू, इन दोनों के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा? वो सेम होगा। लेकिन इनके नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक है, नेचर क्या है? अपोजिट होंगे। और इन दोनों की अगर सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस को देखा जाए तो L और L यानी ये बिल्कुल मध्य बिंदु से दूरियां बराबर ली गई हैं, और इनकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या है? 2l है। ठीक है, तो यहां से ही कहा गया कि समान परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को परस्पर कुछ दूरी पर रखने से उनसे बना हुआ जो निकाय होगा वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। जैसे आपका ध्रुवीय अणु हो गया H2O। अब जैसे बात की जाए H2O की, ठीक है, तो H2O समझ में आ रही बात? H2O में क्या क्या सम्मिलित हैं? हाइड्रोजन हो गया आपका और ऑक्सीजन हो गया। अगर हाइड्रोजन के परमाणुओं को देखा जाए तो 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के परमाणु को देखा जाए तो कितने? 1 हैं। और अगर इनके वैलेंसी की बात की जाए तो हाइड्रोजन की होती है कितनी? +1, और यहाँ से ऑक्सीजन की होगी -2। ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और यहाँ हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। ठीक है, तो इसका मतलब
अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 1+1, इसका मतलब 1+1 = 2 हो गया, और ये 2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 जो है वो पॉजिटिव है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन का क्या है, माइनस हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का -2 है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 2 और माइनस का 2, इन दोनों की अगर बात की जाए तो नेचर क्या है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड 2 और 2 सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम H2O की अगर एग्जाम्पल मिली है H2O को, तो H2O हमारा क्या रहेगा, एक प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है, तो आपको बताया गया अभी फिगर के माध्यम से कि यहाँ से जो है वो 2 पॉइंट्स हैं जिन पे जो है इंडिविजुअल चार्ज हैं और उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे और नेचर अपोजिट होगा, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे। तो मान लिया जाए कि यहाँ से एक दूसरे से टोटल दूरी, इनके टोटल डिस्टेंस जो है वो 2l है, और अगर 2l डिस्टेंस है तो l और l+ मिलकर बनी होगी, l+l होगी। तो यहाँ से आपको बताया गया कि सेंटर पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस l है और दूसरे चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस फिर भी l है, और अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस देखें तब वो 2l निकली जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जो फिगर आपको लिया गया था, ये फिगर हम फिर से बनाए दे रहे हैं। ये फिगर आपका था कि पॉइंट A, पॉइंट O एंड पॉइंट B, ये आपका +Q कूलाम, ये -Q कूलाम चार्ज, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और दूसरी भी डिस्टेंस L हो गई हमारी। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हुई, 2l हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है और उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की टोटल डिस्टेंस ले ली जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई होगा वही जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। तो यहाँ से एक बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे कैपिटल P से सूचित किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा बच्चों वो जो है वो कैपिटल P से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी के माध्यम से ही अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो फार्मूला बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। गुणनफल बताया गया है कि मतलब गुणनफल होगा किसी एक चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की टोटल डिस्टेंस में। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कैपिटल P बराबर Q × 2l ले लिया गया है। यहाँ से अगर Q की बात की जाए तो वो क्या है, चार्ज है, और 2l जो है वो दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो आपको जब पहली क्लास हमने दी थी तो उसमें बताया था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर, और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड लिया गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्लास में हमने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि निगेटिव भी अंदर होगा तो बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव निकलेंगी अर्थात बाहर की ओर निकलेंगी, और अगर बाहर की ओर निकल रहे हैं तो यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। इसीलिए बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। पहला पॉइंट, सदिश राशि में आप लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या कहा गया कि जिसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, मतलब धनावेश की ओर होगी तो धनावेश क्या रहेगा, बाहर ही तो होगा, बाहर ही तो होगा। तो जो अंदर से निकलेंगी वो बाहर की ओर ही तो जाएंगी, कि मतलब ऋणावेश से निकलते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर होती हैं, और उसके बाद जो है इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो कूलाम हो जाएगा किसका, आवेश का,
और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दिया, और एल क्या है, लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ भी बताया गया है कि इसका एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। अब हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि कूलाम का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलाम होता है, और लंबाई का सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर हो गया। तो आगे लिखा भी है कि तथा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी स्टेट कूलाम और सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस यूनिट, और एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगी, जो कि हमने पहले आपको बता रखी है। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन की हम बात करें, ठीक है, तो डायमेंशन देखिए, आवेश की डायमेंशन क्या होगी, क्यू बराबर 80 हो गया, और लेंथ का जो है वो क्या होगा, एल का निकल के आएगा एल की डायमेंशन क्या निकल के आती है, कैपिटल एल होगी जो है, यानी लेंथ की डायरेक्शन एल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लगा, इसका ना स्क्वायर लगा ना क्यूब लगा, इसका मतलब इनकी पावर 1 है, तो डायमेंशन की पावर भी कितनी होगी, 1 1 ही होगी, तो 1 1 और 1 यहाँ हमने लगा दिया। और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा कि एल की पावर 1, ए की पावर 1 और टी की पावर 1, ये हमारी जो है डायमेंशन निकल के आ गई। लेकिन अगर इसकी हम फंडामेंटल डायमेंशन की हम बात करें, ठीक है, तो फंडामेंटल डायमेंशन इसकी जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखते हैं, एम एल टी ए। ठीक है, ये हो गई हमारी फंडामेंटल डायमेंशन। अगर यहाँ से हम देखें तो m की पावर 0, m की पावर 0 का मतलब m का कोई स्थान नहीं, इसका मतलब हमने आपको एक क्लास दी है, अभी जो है आप लोग देख लेना बाद में जाके हमारे चैनल पर उन्नति ऑनलाइन पे, कि ऐसा है फिजिक्स की विमाएं और मूल विमाओं की हमने एक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की क्लास जो है डाल दी है आप लोगों के लिए। कल संडे था तो कल जो है शायद पढ़ गई होगी, तो आप लोग जो है वो क्लास देख लेना, उसमें जो है फंडामेंटल डायमेंशन एंड डायमेंशन को जो है कॉन्सेप्ट और ट्रिक से पूरा डिफाइन किया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो जो भी पावर वाले हैं उनमें पावर लगा देंगे, और जो भी हमारा जो है उस डायमेंशन में नहीं होगा उसकी पावर हम 0 रख देंगे। ठीक है, तो m नहीं है तो m में कोई बात नहीं, l की पावर कितनी है, 1 है, t की पावर कितनी है, 1 है, a की पावर 1 है। इसका मतलब अगर हम देखें तो सब में क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के लिए अगर हम देखें तो यहां से पॉजिटिव होने के लिए अगर हम देखें तो यहां से हम ट्रिक बना सकते हैं बच्चों कि 0 1 1 0 1 1 हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन की ट्रिक हो जाएगी कि 0 1 1। ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये ट्रिक लिख दी हमने कि 0 1 1 किसकी डायमेंशन की ट्रिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की है। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट में आप लोग डाल दीजिए, ठीक है, जिससे आपकी डाउट की क्लासें ली जा सकें। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर हम चलते हैं। अगली हेडिंग आपकी क्या होगी, आवेश का सतत वितरण यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कि जैसे अगर हमने कहा कि आवेश का वितरण क्या होगा, आवेश का वितरण क्या होगा, तो अगर हम बात करें कि ये आपका डिजिटल बोर्ड है, इस पर जो है चार्ज लगा दिया जाए, कोई चार्ज डाल दिया जाए और वो इसमें पूरे में बिल्कुल एक प्रकार से फैल जाए, यानी पूरे में वितरित हो जाए, तो उसको कहा जाएगा आवेश का सतत वितरण। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस पर समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी एक रेखा में आवेश का प्रवाह कर दें और उस पूरी रेखा में एक पूरे के पूरे वायर में और वो पूरी तरीके से वो चार्ज क्या हो, पूरी तरीके से फैल जाए, तो उसको कहा जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेखीय आवेश वितरण। अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लें जिसमें लंबाई और चौड़ाई जो है, हाँ उसमें लंबाई, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लें जिसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि लंबाई और चौड़ाई जिस भी ऑब्जेक्ट में होती है उसका एरिया फाइंड किया जा सकता है।
तो अगर एरिया फाइंड किया जा सकता है तो वहां से हमारा ये एक निकल के आएगा कॉन्सेप्ट कि उसमें उस पूरे के पूरे एरिया में क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पूरी तरीके से आवेश उस एरिया में फैल रहा है। तो उसको कहा जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पृष्ठीय आवेश कहा जाएगा। और पृष्ठीय आवेश 2 डायमेंशनल केस होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल केस होता है। इसके बाद अगर हम कहें कि किसी, जैसे आपने देखा होगा कि पानी की टंकी वगैरह होती है, तो या फिर आपकी बॉटल हो गई, तो बॉटल में भी आयतन होता है, पानी की टंकी में भी आयतन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब होता है कि जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों हैं तो इसका मतलब ये हुआ जाके, तो हमने आपको बताया कि जैसे कोई बॉटल हो गई, कोई टंकी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती। और जिस भी ऑब्जेक्ट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपके हों तो उसका क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, आयतन निकलता है। तो आयतन में क्या होगा कि अगर हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल जो है कि कंटिन्यू डालेंगे, कि मतलब किसी भी अलग वायर के थ्रू जो है अगर उसमें करंट का फ्लो हुआ, यानी चार्ज का फ्लो हुआ, तो क्या होगा कि वो लंबाई में भी जाएगा, ऊंचाई में भी जाएगा और आपके चौड़ाई में भी जाएगा, यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों में पहुंचेगा। तो वहां से अगर देखा जाए तो तीनों कंपोनेंट को मिलाकर हमारा वॉल्यूम बनता है, और तीनों के तीनों कंपोनेंट में हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है। तो यहाँ से जो है आयतन में जो है कि पूरे आयतन में आवेश का वितरण हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 3 डायमेंशनल केस होगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से जो है आपका रेखीय आवेश वितरण, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पृष्ठ आवेश वितरण को हम देखें तो हमारा पृष्ठ आवेश वितरण 2 डायमेंशनल केस हो जाएगा। पृष्ठ आवेश वितरण क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल केस हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम आयतन आवेश वितरण को देखें तो आयतन आवेश वितरण हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल केस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही कंपोनेंट होगा, चाहे आपकी लेंथ हो या ब्रीथ हो या हाइट हो, केवल इन तीनों में से एक लिया जाएगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल केस में 2 कंपोनेंट लिए जाएंगे, 3 डायमेंशनल केस में तीनों कंपोनेंट लिए जाएंगे। अब बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका पहला जो होगा वो होगा रेखीय आवेश वितरण, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको बताया हमने कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जब कोई आवेश एक सीधी रेखा में प्रवाहित होता है, एक रेखा में प्रवाहित होता है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे वितरण को कहा जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। तो बताया भी गया आपकी थ्योरी में कि जब आवेश किसी रेखा के अंदर समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेखीय आवेश वितरण के बाद, ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण के बाद यहां से आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, ये जो है नेक्स्ट हेडिंग हो गई आवेश का रेखीय घनत्व, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि आपको बताया जैसे गया कि किसी एक तार में हम फ्लो कर रहे हैं चार्ज को, तो तार की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तार की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो मान लिया हमने तार की लंबाई जो है वो क्या है, L है, ठीक। तो ये आपकी दूसरी हेडिंग है, यहाँ से यहाँ तक। टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम बनाए दे रहे हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, तो मान लिया यहाँ तार की एक लेंथ है, तो तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश का जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। ये आपका क्या है, लैम्डा। लैम्डा बराबर होगा Q अपान L, लैम्डा बराबर Q अपान L होगा।
ये चीज कि तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा हो गया लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। ठीक है, ये क्यू अपान एल हो गया। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी, एल जो है वो लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, क्यों क्या है, वो चार्ज हो जाएगा। और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन है डेंसिटी जो है। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट की अगर हम बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी, अपॉन लेंथ की क्या होगी, मीटर हो जाएगी। तो कूलाम बटे मीटर इसकी क्या है, एसआई यूनिट है भैया। क्या है, एसआई यूनिट हो जाएगी। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, कूलाम की होती है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम अपॉन मीटर की क्या होगी सीजीएस, सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट जो है एसआई यूनिट कूलाम बटे मीटर और सीजीएस यूनिट जो है वो स्टेट कूलाम बटे मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी विमा की हम बात करें तो इसकी विमा जो है विमा क्या निकलेगी, तो कूलाम की क्या होती है 80 हो गई, और लंबाई की क्या होती है एल होती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, एल की पावर 1 है। अब एल जो है वो ऊपर जाएगा यानी अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगी। तो यानी हो गया जाके ए की पावर 1, टी की पावर 1, उसके बाद मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एल की पावर -1 से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से आ गया एल की पावर -1, टी की पावर 1, ए की पावर 1। ये तो हमारी विमा आ गई। क्या आ गई बच्चों, विमा आ गई। अगर हम इसकी मूल विमा की हम बात करें तो इसकी मूल विमा जो है, मूल विमा जो होगी वो एम एल टी ए के पदों में होगी। तो मूल विमा यहाँ से लिखने के लिए m तो कंपोनेंट में m कंपोनेंट तो है नहीं विमा में। ठीक है, तो m की पावर लिखेंगे कितना 0, l की पावर -1 और t की पावर +1, a की पावर +1। अगर यहाँ से हम ट्रिक देखें तो ट्रिक हमारी क्या बनेगी, -01 प्लस का 11, -01 और प्लस का 11 कि मतलब m की पावर 0 -0 का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया माइनस पहले ही लगा दिया। उसके बाद जो है -01 प्लस का 11, काम खत्म। तो ये उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे बच्चों से कि ऐसा है ये आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको जैसे उस दिन हमने बताया था कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासें कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए, क्योंकि और हमने ये भी बताया था कि आप उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनके पेरेंट्स जो है फीस प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, थोड़ा मिडिल क्लास से हैं। तो शायद आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों ने हमारी बातें मानी होंगी, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर हम लोग हमारी टीम जो है मेहनत करके आप सभी को पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों को, तो आपसे हमको फीस नहीं चाहिए, केवल आप अच्छा रिजल्ट दें हमें। और अच्छे रिजल्ट देने के लिए क्या होगा कि आपको सिर्फ एक काम करना होगा, वो करना होगा अच्छे से पढ़ाई जो है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आप सभी घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़िए आराम से और क्लासेस ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि बेल आइकन जब ऑन रहेगा तो आपको हमारी क्लासों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। वो हो जाएगी पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण को भी हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जब भी
कोई चार्ज फ्लो किया जाता है किसमें, एक ऐसे ऑब्जेक्ट में, एक ऐसी जगह पे जहां पर क्या हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों में से कोई दो कंपोनेंट यानी घटक प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों की घरों की छतों पे जो होता है कि कभी कभी बरसा है कि पानी आ जाता है और उसके बाद जो है कि अगर लाइट है तो कोई शॉर्ट सर्किट होने के कारण छत की सतह पर यानी सरफेस पे करंट फील होता है हमें। तो वो जो करंट हमें फील होगा वो चार्ज के एरिया डिस्ट्रीब्यूशन से होगा यानी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण होगा। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण में आपको क्या बताया गया कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तो इसे आवेश का पृष्ठ वितरण कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हमने आपको बताया कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई दो कंपोनेंट्स हम ले लें और उसमें क्या हो कि दोनों कंपोनेंट को जब हम मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारा एरिया वेक्टर निकलेगा और एरिया वेक्टर ही क्या रहेगा, आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो ये 2 डायमेंशनल केस हो जाएगा। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी रहेगी आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश के पृष्ठ घनत्व की अगर हम बात करें यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर। अब देखिए क्षेत्रफल शब्द आ गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या है, 2D केस हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है, सिग्मा हो जाएगा। अच्छा, मैथ का जो सिग्मा होता है यानी समेशन होता है वो बीजगणितीय योग के इक्वल होगा, लेकिन यहां से आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का इंडिकेशन वर्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। और सिग्मा बराबर यहां से अगर हम देखें तो सिग्मा बराबर होगा हमारा Q अपॉन ए, Q अपॉन ए हो जाएगा। ए क्या रहेगा आपका, एरिया वेक्टर रहेगा। क्यों क्या रहेगा, आपको बिल्कुल रट गया होगा, चार्ज होगा। और सिग्मा क्या है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है हमारी वो क्या होगी, देखिए चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम हो जाएगी, और अपॉन एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। ये हमारी एसआई यूनिट होगी। क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट होगी। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में कूलाम का क्या होगा, स्टेट कूलाम होगा। और इस मीटर का क्या होता है, सीजीएस सेंटीमीटर होता है, तो हमारा हो जाएगा यहां से सेंटीमीटर। लेकिन स्क्वायर फॉर्म में है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सीजीएस यूनिट है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर हम इसकी विमा की बात करें तो विमा हमारी देखिए क्या हो जाएगी, किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन हमारी कूलाम की क्या होती है, 80 होती। उसके बाद अगर ध्यान से हम देखें तो लेंथ की क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। लेकिन यहां पर एरिया है और एरिया क्या होती है, L स्क्वायर होती है, तो हमारी यहां से हो गई L की पावर प्लस का 2। लेकिन यहां से जब ऊपर जाएगी मतलब हर में जाएगा L, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब जो है A की पावर 1 और T की पावर 1, L की पावर 2 है जो है, तो L की पावर -2 हो जाएगी, A की पावर 1 हो जाएगी, T की पावर 1 हो जाएगी। ये हमारी डायमेंशन हो गई। अगर हम मूल विमा की बात करें तो प्यारे बच्चों मूल विमा जो हमारी होगी वो हो जाएगी MLT A के पदों में। उसके बाद जो भी कंपोनेंट यहां पे कांस्टेंट पद है उसको तो सेम लिख देंगे उसकी सेम पावर के साथ, लेकिन जो भी नहीं है उसमें पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो m जैसे नहीं है यहां पर, तो m की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। L की पावर -2, T की पावर 1 और A की पावर 1। अगर इसकी हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक बेस पे आपका क्या होगा, -02 प्लस का 11। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, -02 और प्लस का 11 हो जाएगी। ये हो गई। परेशान मत होइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं तो अगली स्लाइड हमारी क्या होगी भाई, 1D आपने पढ़ लिया, 2D पढ़ लिया, अब 3D। इसका मतलब आयतन आवेश वितरण। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें तो तीसरी हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी हेडिंग हमारी जो है
वो आयतन आवेश वितरण होगी। आयतन आवेश वितरण में क्या बताया हमने कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये तीनों कंपोनेंट जब मल्टीप्लाई में होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जब होंगे तो हमारा जो है आयतन बन जाएगा। और आयतन में या जब बताया हमने कि कोई भी बाल्टी हो गई, आपकी बोतल हो गई, या फिर जो है कोई टंकी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि हाइट भी होती है, ब्रीथ भी होती है और लेंथ भी होती है। तो अगर उसमें कोई चार्ज फ्लो किया जा रहा तो वो तीनों कंपोनेंट में इक्वल पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यही आपकी जो घटना होगी वो क्या रहेगी भैया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो जब कोई आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मतलब जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और आयतन आवेश का आयतन घनत्व की अगर हम बात करें तो यहां से आवेश के आयतन घनत्व की बात करें तो वो यहां से ज्यादा बेटर डिफाइन किया गया आपको ये। ठीक है, तो आवेश का आयतन घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वस्तु के एकांक आयतन में। ठीक है, ये समझिए कि जहां पर एकांक शब्द ले लिया जाता है वो ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि यूनिट्स, नॉट फिक्स वैल्यू जहां पे होती है वहां एकांक शब्द लिया जाता है, यानी यूनिट्स ली जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से बात की गई है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, पहला पॉइंट क्या रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, पहली बात। उसके बाद क्या कहा गया, वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक, तो आयतन और आवेश ये वाला तो हो जाएगा आयतन घनत्व का। यहां से अगर हम बात करें कि इसका सिंबल क्या होगा इंडिकेट करने का, तो इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये पी की तरह दिखाई पड़ता है लेकिन पी की तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा उससे हट के होता है, तो इसको कहेंगे रो। ठीक है, तो यहां से अगर हम रो की बात करें तो आपका फॉर्मूला होगा रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, यहां से आपको बार बार बताया जा रहा है क्यों जो है वो चार्ज हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रो की बात करें तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये लास्ट पॉइंट आपका है आज की क्लास का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की भी यूनिट दो आपकी बन जाएंगी, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। अगर हम पहली यूनिट को देखें तो चार्ज क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी, और उसके बाद अपॉन वॉल्यूम में क्या होता है, तीनों कंपोनेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं, हाइट, लेंथ और ब्रीथ। इसका मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और इंटू में क्या होती है, पावर सभी में ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब 3 बार मीटर हुआ और 3 पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएंगी, मीटर क्यूब हो जाएंगी। तो यहां से हमने लिख दिया मीटर क्यूब। ये क्या है, एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो आप सभी को ये बात पता है कि सीजीएस में कूलाम का क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। तो हमारा यहां से हो जाएगा स्टेट कूलाम अपॉन मीटर का सीजीएस सेंटीमीटर, और पावर कितनी है, 3 लगी हुई है, ये हमारी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी भी डायमेंशन होती है, मतलब विमा होती है। तो डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको अब तो रट गया होगा कि 80 हमारी किसकी हो जाएगी, चार्ज की हो जाएगी, अपॉन मीटर की क्या होती है, लेंथ, यानी एल से इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद यहां से पावर कितनी लगी, 3 लगी, हमने पावर 3 लगा दी। अगर यहाँ ए और टी में बात करें तो पॉजिटिव पावर हो जाएंगे, मतलब 1-1। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं एल की पावर -3, ए की पावर 1 और टी की पावर 1। ये तो हमारी क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी विमा हो जाएगी। लेकिन इसकी मूल विमा की अगर हम बात करें तो मूल विमा हमारी क्या होगी, मूल विमा में जो विमा का वीडियो हमने डाला है, ठीक है, उसको आप बेहतर तरीके से देख लीजिए सभी लोग, तो आपको फंडामेंटल डायमेंशन एंड डायमेंशन के जितने भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है, ट्रिक नहीं कंप्लीट, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मूल विमा की अगर हम बात करें तो मूल विमा में MLTA ये हो गया।
उसके बाद यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें m नहीं है, इसका मतलब m की पावर 0 हो गई। l की पावर कितनी है? -3, आपने -3 लगा दिया। t में क्या है? पॉजिटिव का 1 है, a में क्या है? पॉजिटिव का 1 है, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल डायमेंशन हो जाएगी। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें कि ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए माइनस लगा हुआ है 3 में, इसका मतलब हो जाएगा -03 प्लस का 11, -03 प्लस का 11, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी क्या भैया? ट्रिक हो जाएगी कि आप कुछ मत याद कीजिए, केवल सीक्वेंस याद रखिए MLTA, उसके बाद पावर देख लीजिए। माइनस का 0 लिखेंगे तो माइनस का 0 0 ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। इसलिए बताया गया कि साइन के साथ में -03 प्लस का 11 मतलब प्लस का 11, ठीक है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आज हमारी 3 क्लासेज जो हैं वो 3 पार्ट फिजिक्स के फर्स्ट लेसन के कंप्लीट हो गए हैं। कल से आपकी 3 क्लासें कंटिन्यू मतलब 3 दिन इंडिविजुअल केमिस्ट्री की मिलेंगी और पहला चैप्टर रहेगा आपका सॉल्यूशन मतलब विलयन का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपसे यही उम्मीद है कि आप सारी क्लासें ज्वाइन कीजिए और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना हेल्प करने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जिन बच्चों का इस बार फाइनल यूपी बोर्ड 12th का रिजल्ट मतलब जो है एग्जाम होगा, ठीक है, कि अपने रिजल्ट में वो अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद जो है आराम से बिल्कुल एंजॉय से पढ़िए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हो वो सारे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। जय हिंद।